गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इन्फ्लेशन महंगाई का आंकड़ा हमारे सामने यहाँ पे दिया गया है। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि दिसंबर महीने का जो आंकड़ा हमारे सामने आया है ना, दैट इज 5.22%। राइट। अगर हम बात करें तो पिछले महीनों के कंपैरिजन में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है। जैसे नवंबर के मंथ में ये नंबर था 5.5%। तो आप कह सकते हो कि पिछले 4 महीने के अंदर सबसे कम महंगाई है। हालांकि हमारा जो टारगेट है दैट इज 4 ± 2%, उसकी रेंज के विद इन ही है, पर फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि 4% की तरफ हम यहाँ पे मूव करें। अब आप नोटिस कर पाओगे कि फूड इन्फ्लेशन हल्का सा कम हुआ है। जैसे नवंबर के महीने में ये नंबर था 9.04%, वहां से कम होके ये 8.4% तक यहाँ पे पहुंचा है। हालांकि अभी भी अगर हम बात करें एडिबल ऑयल्स की, अगर हम बात करें फैट्स की, तो ये इन्फ्लेशन आज के समय अपने 33 मंथ हाई के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें अक्टूबर टू दिसंबर, ये 3 महीने का जो क्वार्टर था, इसकी अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे इसमें जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है पूरे क्वार्टर के लिए, दैट इज 5.63% हमें यहाँ पे नोटिस करने को देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो अर्बन रूरल का भी आप अपना आंकड़ा यहाँ पे देख सकते हो। बट इन्फ्लेशन कम तो हुई है पिछले कुछ 4 महीने के कंपैरिजन में, बट डेफिनेटली अभी भी थोड़ा सा वो हायर एंड पे ही आपको देखने को मिल जाएगी। Hi guys, welcome everyone to this daily current affairs session with me. Every day here we are going to do at 8 a.m. 1 second, let me just see how many of you are live. Oh, wait. This seems to be the wrong channel. So let me inform here everybody who wants to watch the daily current affairs and other videos in the English medium. We have started our new English medium channel, PW Only IS English channel. For that, follow the link in the description and catch me live every day at 8 a.m. with the daily current affairs updates on that channel. दोस्तों, डेट है आज की 14 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, आज 14 जनवरी है एंड इस तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर ये मकर संक्रांति होती क्या है। दोस्तों, दरअसल में ना ये जो वर्ड आया मकर, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो सन है ना, जो सूरज है, वो ट्रांजिशन करता है मकर राशि के अंदर, जिसको हम कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब उत्तरायण का जो ऑस्पिशियस टाइम है, जो पीरियड है, वो स्टार्ट यहाँ पे होने जा रहा है। तो डेफिनेटली इस चीज की एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है कि सन की मूवमेंट को दर्शाता है कि सन अब कहीं ना कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ मूव कर रहा है। आप लोग नोटिस करते हो ना कि कैसे दिसंबर के महीने के अंदर, जनवरी के महीने के अंदर आपका सन ऑलमोस्ट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सामने होता है। अब वहां से वो ट्रांजिशन करता हुआ ऊपर की तरफ यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ यहाँ पे चलने लग जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं वार्मथ एंड पॉजिटिविटी आती है, उस चीज को दर्शाता है। साथ ही साथ मकर संक्रांति की थोड़ी एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस भी है। जैसे पंजाब के अंदर हम लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, राइट, इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग चीजें सेलिब्रेट करी जाती हैं। तो ये हार्वेस्ट सीजन को भी एक तरह से, उसकी शुरुआत को भी एक तरह से दर्शाता है। इसके साथ में ही रिन्यूअल एंड ग्रेटिट्यूड, ठीक है, थोड़ा सा हम नेचर का भी धन्यवाद देते हैं इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस मैंने आपको यहाँ पे समझाई। बाकी इस पर्टिकुलर डे के ऊपर लोग डेफिनेटली प्रेयर्स ऑफर करते हैं, नहाते हैं, होली डिप्स जो होती हैं मतलब डुबकी लेते हैं, प्लस एट द सेम टाइम एक नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट फील करते हैं। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ना अलग अलग फेस्टिवल के नाम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के अंदर पोंगल हो गया, ठीक है, यहाँ पर लोग अपनी स्पेशल राइस डिशेस यहाँ पे बनाते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर मकर संक्रांति है, ठीक है। पंजाब के अंदर हमें लोहड़ी देखने को मिल जाएगी, जैसे बॉन फायर करके इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर भी स्वीट्स एक्सचेंज करी जाती है। उड़ीसा के अंदर आप नोटिस कर पाओगे कम्युनल फीस्ट होते हैं कि सब लोग इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें असम के अंदर आपको भोगली बिहू देखने को मिल जाएगा, राइट। वेस्ट बंगाल के अंदर पौष संक्रांति, इसके अलावा दिल्ली हरियाणा के अंदर सुकरात, गुजरात के अंदर उत्तरायण, यहाँ पर काइट फ्लाइंग का बहुत फेमस ये आपको देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा भी जैसे महाराष्ट्र के अंदर भी तिलगुल हो गया और कम्युनिटी गैदरिंग्स के माध्यम से इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग तरीके हैं। किसी जगह पे होली बात्स के थ्रू, किसी जगह काइट फ्लाइंग हो गया, ठीक है। बाकी जो तिल हो गया, गुड़ हो गया, इनको यहाँ पे लोग आपस में शेयर करते हैं। एंड डेफिनेटली इस समय के ऊपर लोग काफी सारी चीजें डोनेट भी करते हैं। तो ये है मकर संक्रांति के बारे में। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे ना देश भर के अंदर हमें अलग अलग बीचेस देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। तो कौन सा बीच कितना सुंदर है, सुंदर इन द सेंस कि वहां पर
कैसे आप नोटिस कर पाओगे क्या वाटर क्वालिटी मेंटेन है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंट प्रॉपर्ली मैनेज है, इसके अलावा वहां पर क्या सेफ्टी सर्विसेज है या नहीं, एंड इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस के ऊपर जो हमारी बीच साइट्स होती हैं ना, हम उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई ऐसा बीच है जो सारे क्राइटेरिया के ऊपर खरा उतर रहा है, उसको यहाँ पे वो फॉलो कर रहा है, तो उसको ब्लू फ्लैग का दर्जा मिल सकता है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि भारत के अंदर ना आज के समय टोटल 13 ऐसे बीचेस हमें देखने को मिल जाएंगे जिनको ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला हुआ है। आपको हर बीच के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानना, पर एक बेसिक आइडिया जरूर हो चाहिए, स्पेशली उनकी लोकेशन। जैसे शिवराजपुर बीच आपको एक देखने को मिलेगा द्वारका गुजरात के अंदर, इसको 2020 में स्टेटस मिला था। यहाँ पर आपको व्हाइट सैंड क्लियर वाटर आपको देखने को मिल जाते हैं। उस तरह से गोल्डन बीच की बात करें तो ये पूरी उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, काफी नजदीक है जगन्नाथ टेम्पल के। इसके अलावा आपका घोगला बीच जो है दीव के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपको गोल्डन सैंड देखने को मिल जाएगी। आपका जो कासरकोड बीच है ये कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पडुबिद्री बीच हो गया, ये भी उडुपी कर्नाटका के अंदर है। इसके अलावा ऋषिकोंडा बीच है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। और एक बहुत ही फेमस बीच है देखो राधेनगर बीच, मैं पर्सनली काफी साल पहले यहाँ पे गया भी था, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बीच आई हैव एवर विजिटेड इन माय लाइफ। तो ये आपको हैवलॉक आइलैंड, दरअसल में हैवलॉक आइलैंड का भी आज के समय नाम चेंज हो गया है। इसको हम आज के समय जानते हैं स्वराज द्वीप के नाम से। ये आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएगा, बहुत ही साफ पानी है एंड बहुत अच्छी इसकी ब्यूटी है। इसके अलावा कोवलम बीच हो गया, ये आपको चेन्नई तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। एडन बीच आपको पुडुचेरी के अंदर देखने को मिल जाएगा। मिनी कोयठुंडी बीच जो है वो लक्षद्वीप के अंदर, कदमाट बीच आपका लक्षद्वीप के अंदर है। तो ये तो ऑलरेडी जो ऐसे बीच थे जिनको पहले से ही दर्जा मिला हुआ था। यानी कि अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो 4 बीच ये, ठीक है, 5 बीच ये, 9 और ये 2, टोटल 11 बीचेस को ऑलरेडी ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला हुआ था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 2 नए बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। कौन से हैं ये 2 नए बीच? एक है आपका कापड़ बीच, ये आपको कोझिकोड केरला के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये जो बीच है ना, ये आप नोटिस कर पाओगे ये वही जगह है जहां पर वास्को ड गामा आया था। मैंने मैंने इनफैक्ट इस बीच को भी गो थ्रू किया है। तो यहाँ पर इनफैक्ट एक बहुत बड़ा सा ऐसे एक पोस्टर कह लो या फिर एक एरिया है, वहां पे लिखा भी हुआ है कि वास्को वाज हियर, ठीक है, 1498। तो ये वही बीच है कोझिकोड केरला के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा चाल बीच जो है ये कन्नूर केरला के अंदर है। ये भी अपने आप में काफी सुंदर बीच है, ठीक है, काफी लोग आते हैं यहाँ पे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस। तो ये 2 नए बीचेस को यहाँ पे ऐड किया गया है। पहले 11 बीच थे ऑलरेडी, तो 2 नए बीच ऐड होने के बाद टोटल आपको 13 बीच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिनको ब्लू फ्लैग का दर्जा मिल गया है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आखिर ये ब्लू फ्लैग का दर्जा देता कौन है? देखो यहाँ पे ग्रांट किया जाता है बाय डेनमार्क बेस्ड फी। फी क्या है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। इसके द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। या तो बीच को दिया जा सकता है, या मेरीनास, या फिर सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को दिया जा सकता है कि एनवायरमेंट के लिए वो काफी अच्छा काम करते हैं। तो एक इको लेवल एक तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप अपनी अप्लायंसेस के ऊपर नहीं देखते 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, तो ऐसा ही एक तरह से है। ये बीचेस मान लो ये 5 स्टार रेटिंग वाले हैं। तो इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था 1985 के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि कोस्टल साइट्स के ऊपर आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। तो बाकी आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर इनकी एक ज्यूरी होती है, वो डिसाइड करती है कि कैसे कैसे किसको देना है किसको नहीं देना। अब इंपॉर्टेंट बात नोटिस करना है, इस ज्यूरी के अंदर डेफिनेटली फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के मेंबर्स तो होते ही होते हैं। उसके अलावा आईयूसीएन हो गया, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम हो गया, इन सब के लोग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दुनिया भर में लगभग 4000 से भी ज्यादा बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला हुआ है। स्पेन के अंदर टोटल ऐसी 729 सर्टिफाइड साइट्स है, फिर दूसरे नंबर पे ग्रीस है। तो भारत के अंदर तो बहुत मतलब अभी कम है, बट ठीक है, हम और इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि यार जैसे अब मान लो इन 13 बीच को ना ये दर्जा मिल गया, अब अगले साल कल को इन बीच में कुछ अच्छे से काम नहीं ना किया, तो हो सकता है इनका दर्जा हटा भी दिया जाए। तो इनको काम निरंतर करते रहना पड़ेगा ताकि वो स्टेटस को अपने रिटेन कर पाए, और भी जो बीच है वो भी अच्छा काम कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली उनको भी फिर ब्लू फ्लैग का दर्जा मिल सकता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ब्लू फ्लैग मिल गया तो क्या हो गया, क्या इसमें इतनी खुशी वाली बात क्या है? देखो यार, ये ना जब ब्लू फ्लैग का दर्जा मिलता है ना, इससे कहीं ना कहीं वो बीच काफी पॉपुलर हो जाता है, काफी टूरिज्म वहां पे आता है, क्योंकि अब टूरिस्ट को पता है कि ये बीच अच्छा है, इसको सर्टिफिकेट मिला है ना, एनवायरमेंट का बाकी और सारी फैसिलिटीज होने का। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म काफी मैसिव लेवल पे प्रमोट होता है, राइट। बाकी और मैं अगर बात करूं तो भारत ने ना अपना खुद का इको लेबल भी बनाया है बीम्स के नाम से, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। व्हाट एग्जैक्टली इज बीम्स? बीम स्टैंड फॉर
बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस। यहाँ पर हम क्या कोशिश करते हैं, इंडियन बीचेस के ऊपर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज कैसे बन पाए, ये हमारा फोकस है कि कैसे बीच को हम और क्लीन कर पाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो एक प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, उसी के अंतर्गत यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। तो ये है बीम्स के अंदर, इसमें लोकल कम्युनिटी को हम सपोर्ट करते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं, कोस्टल इकोसिस्टम को और बेहतर बनाते हैं एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये है बीम्स एज वेल एज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये जेन बीटा क्या है। देखो, एक प्रधानमंत्री मोदी जी का ना आपने एक मीम सुना होगा, ये जेन जी जनरेशन है ना, सुना होगा आप लोगों ने। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि जनरेशन होती क्या है। देखो, कई बार हम लोग भी ना अपने पेरेंट्स को नहीं बोलते कि हमारे बीच में जनरेशन गैप आ गया है ना। ऐसे आप लोगों ने ये वर्ड्स आपने कभी ना कभी इस्तेमाल किए होंगे, राइट। तो दरअसल में ये जो पहली बार ये जो टर्म इस्तेमाल किया गया था ना, ये कार्ल मैनहाइम के द्वारा इस्तेमाल किया गया था इन हिज वर्क द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन इन 1928। अब देखो यार, होता पता क्या है, जो लोग हमारी जनरेशन के होते हैं ना, उनके साथ हम काफी हद तक चीजें सिमिलर शेयर करते हैं। हमारा जैसा वैल्यू सिस्टम होगा काफी हद तक सिमिलर ही होगा, हमारी सोचने का तरीका हमारे, है ना। तो क्योंकि समय समय के साथ क्या होता है ना, चीजें बदल जाती हैं, रहने सहने का तरीका, सोचने का तरीका, वो सब चीजें बदल जाती हैं। तो वो जनरेशन हम नॉर्मली बोल देते हैं। तो पुराने समय के अंदर लगभग 15 से 20 सालों के एक टाइम को हम जनरेशन मान लेते थे। तो एक्चुअली आप नोटिस कर पाओगे, आप पास्ट जनरेशन को अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, तो जो लोगों का बर्थ 1946 से लेकर 1964, 1946 से 1964 के बीच में हुआ ना, उनको हम बोलते हैं बेबी बूमर्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप नोटिस करो यार, वर्ल्ड वॉर टू कब एंड हुआ? 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ। उसके बाद जो लोग पैदा हुए, वो कहीं ना कहीं जस्ट पैदा हुए, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर पैदा हुए, है ना। तो उस समय आप नोटिस कर पाओगे 1946 से लेकर 1964 में ना, बहुत सारे नई नई कंट्रीज का जन्म हुआ। बहुत सारी दुनिया भर में ना बहुत सारी कंट्रीज बनी, तो वो भी एक बेबी कंट्रीज थी। तो जो लोग पैदा हुए वो भी बेबी बूमर्स हुए, तो इस तरह से उनका नाम रखा गया बेबी बूमर्स। फिर उसके बाद आप नोटिस कर पाओगे, इनके अंदर काफी ज्यादा आइडियलिज्म था कि काफी कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद जो अगली जनरेशन आती है वो आती है जेन एक्स। ये होती है 1964 से 79 के बीच में पैदा होने वाले लोग। अब ये जो लोग थोड़े पैदा हुए ना, इनका जो माइंडसेट है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उनके थोड़ा सा अगेंस्ट ये सोचते हैं, तो ऐसा इनका थोड़ा सोच रहा है। और साथ साथ ही डेमोक्रेसी के अंदर काफी ज्यादा बिलीव करते हैं ये जो लोग होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगली जनरेशन आती है जेन वाई, या जिसको हम मिलेनियन बोलते हैं। ये वही लोग हैं जिनका बर्थ 1980 से लेकर 1995 के अंदर हुआ है। तो टेक्निकली मैं भी एक मिलेनियल हूँ, ठीक है। और पर्सनली मुझे ये जो मिलेनियल वाली जनरेशन है ये काफी पसंद भी है, क्योंकि इनकी सोच काफी अच्छी है। मतलब इन द सेंस कि आप नोटिस कर पाओगे, ये जो जनरेशन है ना, इन्होंने एक वो जनरेशन भी देखी है जहां पर मिट्टी के अंदर खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ टाइम पास किया है। और इन्होंने वो जनरेशन भी देखी है जब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज होने लग गया। जैसे आजकल की जनरेशन ये नहीं समझ पाएगी कि गुल्ली डंडा क्या होता है या बाकी चीजें क्या होती हैं, पर मिलेनियल को अच्छे से फोन और लैपटॉप्स, आईपैड सब ये यूज करना भी आता है। एट द सेम टाइम इन्होंने अपने बचपन के अंदर बहुत सारी चीजें वो भी करी हैं जो आज की जनरेशन को समझ भी नहीं आएंगी कि वो क्या है। तो डेफिनेटली मिलेनियल्स का आप समझ पाओगे, काफी हद तक ये सोशली कॉन्शियस होते हैं, काफी हद तक टेक सेवी भी हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। फिर उसके बाद एक ऐसी जनरेशन आई जो कहीं ना कहीं, जिसको हम कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे, इस पर्टिकुलर जनरेशन को 1996 से 2010 के बीच वाली जनरेशन हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो जनरेशन है ये काफी हद तक मेंटल हेल्थ के बारे में काफी बात करती है, ठीक है। एंड इनफैक्ट इनको ना हम आईपैड जनरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये काफी हद तक आईपैड्स वगैरह के साथ भी यहाँ पे लिंक्ड रहते हैं। तो ये है आपकी जेन जी जनरेशन, ठीक है। काफी सॉरी, जो आपके जो आईपैड जनरेशन है ना, वो जेन जी को नहीं बोलते। जेन जी के बाद वाली जनरेशन जो आई ना, आपकी जेन अल्फा, इसको बोलते हैं आईपैड जनरेशन, ठीक है। तो नोटिस करना, 1996 से लेकर 2010 के बीच में जेन जी जनरेशन है। 2011 से लेकर 2024 की जनरेशन है, दैट इज आईपैड जनरेशन, या जिसको हम जेन अल्फा भी जनरेशन भी यहाँ पे बोल सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा टेक सेवी है। इनफैक्ट मैंने अभी एक मैं किसी से मिला था, तो मेरे एक फ्रेंड का एक बेटा है, वो 3 साल का बेटा है उसका, और वो 3 साल का बेटा काउंटर स्ट्राइक की गेम खेल रहा है। अब मुझे समझ नहीं आया कि 3 साल का बच्चा कैसे खेल सकता है काउंटर स्ट्राइक, बट ठीक है, वो खेल रहा था, ठीक है। तो जेन अल्फा भी आप यहाँ पे समझ पाओगे। और आप में से ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो जेन जी जनरेशन है, 1996 से 2010 वाले पैदा हुए। अब आपके सामने आया होगा कि सर 2024 तो चला गया, अब जो 2025 वाली जनरेशन आएगी ना, जो 2025 के बाद बॉर्न होगी, 2025 से लेके 2039 के बीच में, 2039 के बीच में, इनको नाम देंगे हम जेन बीटा,
ठीक है। तो जेन अल्फा जो पिछले वाली थी आईपैड जनरेशन, ये उससे भी आगे होंगे। अब ये कहाँ तक जाएंगे, कैसे इनकी सोच होगी, अब ये तो भगवान ही जानेगा, क्योंकि अभी तो हम जेन जेन जी हो गया, जेन अल्फा हो गया, यही कहीं ना कहीं इतने ज्यादा इंस्टाग्राम पता नहीं कहाँ कहाँ पे बिजी हैं। तो जेन बीटा कहाँ जाएगा, तो ये हमें भगवान जी ही बताएंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू इंटरपोल का सिल्वर नोटिस। देखो, इंटरपोल के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार पीछे डिस्कस भी किया हुआ है। इंटरपोल के बारे में आप जानते होंगे, दिस इज नथिंग बट इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1923 में फॉर्म किया गया था। इसके हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस के अंदर है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि ये यूएन का सिस्टम का ये पार्ट नहीं होते। बाकी इसमें 196 मेंबर कंट्रीज हैं और भारत फाउंडिंग मेंबर नहीं था, भारत इसका मेंबर बना 1956 के अंदर। तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जैसे टेररिज्म होता है या ट्रैफिकिंग होती है, बेसिकली जो क्राइम्स है ना, अब वो एक कंट्री के अंदर नहीं रहे, वो क्रॉस बॉर्डर हो चुके हैं। तो इसीलिए अलग अलग देशों की पुलिस के बीच में कोऑपरेशन के लिए हमारे पास इंटरपोल है। एंड आप जानते होंगे कि भारत की तरफ से जो आपका सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। अब लास्ट वीक हमने ये डिस्कशन भी किया था कि एक हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने भारत पोल को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से क्या हो सकता है, अलग अलग स्टेट पुलिस हो गया या और आपकी जो एजेंसीज हो गया, वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकती हैं इंटरपोल के साथ। राइट, ये पिछले हफ्ते हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था। एंड वहां मैंने आपको बताया था क्या, कि इंटरपोल के अंतर्गत अलग अलग नोटिस होते हैं। याद आया आप लोगों को? याद करो, मैंने आपको बताया था टोटल 7+1 नोटिस के बारे में। 7 कलर नोटिस मैंने आपको बताए थे। एक होता है रेड नोटिस, जो वांटेड पर्सन के लिए होता है ना, उनको अरेस्ट करने के लिए। येलो नोटिस आपका कोई मिसिंग पर्सन है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। ब्लू नोटिस होता है किसी पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। ब्लैक नोटिस होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए, ठीक है, कि बॉडी है पर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। ग्रीन नोटिस होता है आपकी वार्निंग या इंटेलिजेंस देने के लिए। ऑरेंज नोटिस होता है कुछ इमिनेंट थ्रेट के लिए। और एक होता है पर्पल नोटिस, जहां बात होती है मॉडस ऑपरेंडी की, क्या तरीका अपनाया जा रहा है उस पर्टिकुलर क्राइम को कमिट करने के लिए। तो ये तो थे 7 कलर नोटिस। एंड मैंने आपको बोला था कि एक स्पेशल नोटिस होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। यहां पर क्या होता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सैंक्शन होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग ये चीजें होती हैं। तो ये 7+1 8 नोटिस के बारे में तो पता था आपको। अब 8वें के साथ ही साथ ना एक नया नोटिस भी यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि अभी पायलट फेज के अंदर है। ये जो नया नोटिस है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्वर नोटिस। सिल्वर नोटिस में क्या होगा, लेट से यहाँ पर किसी जगह के ऊपर कुछ एसेट्स हैं, उनको हमें ट्रेस करना है, ठीक है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर लेते कुछ लोग, या फिर कुछ इस तरह का क्राइम करके कहीं भाग जाते हैं, तो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग कुछ एसेट्स हैं, उनकी डिटेल्स चाहिए हो, या फिर उन पर्टिकुलर डिटेल्स के रिगार्डिंग उनको कॉन्फिस्केट करना, उनको जब्त करना हो, अगर वो सब चीजें करनी हो, तो उसके लिए इंटरपोल का एक पायलट नोटिस आया है, दैट इज सिल्वर नोटिस। तो ये नोटिस इटली के द्वारा यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट किया गया है। ये इंफॉर्मेशन मांगता है ऑन द एसेट जो कि किसी ने किसी के साथ बिलोंग करते हैं। तो ये एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, व्हीकल हो सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स हो सकते हैं, बिजनेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसे किसी चीज के अंदर कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे कि कुछ दिक्कत हुई है या फिर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, एंड वहां पर हमें उनके एसेट्स के रिगार्डिंग उनको ट्रेस करना है, उनको रिकवर करना है, तो यहाँ पर ये इंटरपोल का ये जो नया नोटिस आया है, ये अभी पायलट फेज के अंदर है। इसको यहाँ पे मदद से वो सब चीजें हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो करप्शन हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, इन्वायरमेंटल क्राइम्स हो गया, ये इस तरह के जो फ्रॉड वगैरह के क्राइम होते हैं, उनके रिगार्डिंग चीजें हो सकती हैं। तो कुछ महीने तक, यानी कि नवंबर 2025 तक ये नोटिस पायलट फेज में रहेगा। अगर सही आता है तो इसको फिर एक नया नोटिस भी इसको बना दिया जाएगा, एंड इन पर्टिकुलर पायलट कंट्रीज के अंदर भारत भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कंट्री इस तरह से इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करेगी, फिर दूसरी जो कंट्रीज होंगी वो कहीं ना कहीं क्या करेंगी, वो आइडेंटिफाई करेंगी, एंड अगर उनको चीजें मिलती हैं उस तरह की एसेट्स, तो उनको सीज या कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है, एंड अकॉर्डिंगली उनको हम कंप्लाई करते हुए यहाँ पर ये सारी चीजें हम डेफिनेटली कर पाएंगे। बाकी इससे माध्यम से यही होगा कि फाइनेंशियल क्राइम कंट्रोल में मदद मिलेगी, देशों के बीच में कॉपरेशन डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो ये सिल्वर नोटिस का हमें फायदा देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग जानते होंगे पर्टिकुलर आपके इंटरपोल के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। एक होती है इसकी जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इसकी टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जहां पर हर कंट्री की तरफ से एक एक मेंबर होता है। अब डिसीजन मेकिंग तो डेफिनेटली जनरल असेंबली कर लेगी। उसके अलावा एक होता है आपका जनरल सेक्रेटरिएट, जो कि सेक्रेटरी जनरल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो कि डेफिनेटली डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। अब जनरल असेंबली ने कोई फैसला तो ले लिया, बिल्कुल ठीक बात है, कोई यहाँ पे उन्होंने अपनी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग तो ले ली, पर उन पर्टिकुलर एरियाज को, उनको जो उन्होंने डिसीजन लिए थे, उनको इंप्लीमेंट भी तो करवाना है। उनको इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी होगी एग्जेक्टिव कमेटी की।
इसके अलावा मैंने आपको बताया हर पर्टिकुलर कंट्री का एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होगा, जैसे भारत की तरफ से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, इट वर्क्स एज द एनसीबी ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटिटी। आगे बढ़ते हैं, आगे अंडरस्टैंड कर लेते हैं नेशनल यूथ डे के बारे में। अब आप लोग जानते होंगे कि 12 जनवरी को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल यूथ डे, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। दरअसल में अगर हम बात करें, उनका जन्म हुआ था 1863 के अंदर। तो हर साल जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है ना, इस दिन को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करती है। इस बार की जो थीम थी, इट इज यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द नेशन विद रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा सा इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इनका दरअसल में जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्ता था। इनका जन्म कोलकाता में हुआ एंड ये रामाकृष्ण परमहंस जी के बहुत बड़े उनके उनके चेले थे, उनके डिसाइपल हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने रामाकृष्ण मठ की फॉर्मेशन की 1897 के अंदर, प्लस एट द सेम टाइम जो रामाकृष्ण मिशन था उस एक मूवमेंट को दुनिया भर में लेके गए, एंड साथ ही साथ जो वेदांता की फिलॉसफी थी उसको यहाँ पे इन्होंने दुनिया भर के अंदर यहाँ पे पॉपुलराइज किया। इनकी कोशिश ये थी कि दुनिया को एक तरह से हम ज्वाइन करें, इनको कनेक्ट करें एंड साथ ही साथ हिंदुज्म को रिवाइव करें देश भर के अंदर। इनकी स्टार्टिंग अगर हम लाइफ की बात करें ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कि इनका शुरुआत से ही वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर इंटरेस्ट था, हिस्ट्री के अंदर, रिलीजन के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंटरेस्ट था। फिर जब ये अपने गुरु को मिलते हैं, डेफिनेटली उनके आइडियाज उससे डेवलप होते हैं। 1893 के अंदर इन्होंने विवेकानंद नाम को अडॉप्ट किया एट द रिक्वेस्ट ऑफ महाराजा अजीत सिंह ऑफ खेतरी स्टेट्स। इनके कुछ वर्क्स की बात करें तो राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग यहाँ पे इन्होंने लिखा एंड 1902 के अंदर इनकी यहाँ पे डेथ होती है। अब इनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आपको डेफिनेटली समझना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेदांत और योगा को दुनिया भर के सामने पॉपुलराइज करने के पीछे इंपॉर्टेंट रोल स्वामी विवेकानंद जी का ही था। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक अपनी नई फिलॉसफी यहाँ पे बनाई, नियो वेदांता, जहां पर इन्होंने हिंदुज्म को इंटरप्रेट किया थ्रू अ वेस्टर्न लेंस। तो यानी कि ना इन्होंने कनेक्ट किया एक तरह से स्पिरिचुअलिटी को आपकी मटेरियल प्रोग्रेस के साथ, दोनों के बीच में एक लिंकेज की बात की, एक हार्मनी की बात करी। इसके साथ ही साथ देखो इनकी ना एक स्पीच है, ठीक है, 1893 के इन्होंने यहाँ पे एक स्पीच दी थी, ठीक है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो आपका शिकागो के अंदर हुआ था। ये जो स्पीच थी अपने आप में बहुत पॉपुलराइज हुई एंड इस माध्यम से इन्होंने हिंदुज्म को अमेरिका के सामने यहाँ पे लेकर आए एंड डेफिनेटली इन्होंने बात करी कि रिलीजन्स के बीच में एक कनेक्ट होना चाहिए, एक यूनिवर्सलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने फेनेटिज्म यानी कि कट्टरता के अंत की बात करी कि कट्टरता यहाँ पे कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप नोटिस कर पाओगे इन्होंने 4 रास्ते बताए कि आप मोक्ष तक कैसे पहुंच सकते हो, और वो 4 तरीके क्या थे, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसके साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया के ऊपर में इसका काफी इन्फ्लुएंस था एंड इवन अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, तो उन्होंने यहाँ पे इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी यहाँ पे इनको रेफर किया। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो इनके साथ लिंक्ड है, जैसे एक है रामाकृष्ण मिशन, ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया 1897 के अंदर फॉर्मेशन हुआ था। इसके साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के अंदर जो बेलूर मठ था, यही इनका एक तरह से जो निवास स्थान हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी ये हेडक्वार्टर्स की तरह काम किया रामाकृष्ण मठ के, एंड इसके अलावा इन्होंने अद्वैत आश्रम को भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया, मायावती, जो आज के समय आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी को स्टडी और प्रैक्टिस करवाया जाता था। इसके अलावा इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी एस्टेब्लिशमेंट करी, जो कि मतलब यूएस हो गया, दुनिया भर की और अलग अलग रीजन्स के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। एक और है भारत सेवाग्राम संघ। हालांकि इन्होंने एस्टेब्लिश ये नहीं किया, क्रिएट इनके द्वारा नहीं किया गया था, पर इनको इनके आइडियाज बहुत अच्छे लगे, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटी के लिए सेवा करना, ठीक है ना, एजुकेशनल, मेडिकल और रिलीफ एफर्ट्स में काम करना। तो ये संस्था इसमें काम करती थी, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की और संस्थाएं होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये एस्टेब्लिश इनके द्वारा नहीं हुई, बट डेफिनेटली इन्होंने काफी उस चीज को पॉपुलराइज किया। तो ये बात पता होनी चाहिए रिगार्डिंग नेशनल यूथ डे। दोस्तों एक छोटा सा और टॉपिक है, थोड़ा सा हमने मिस कर दिया था इस टॉपिक को, तो मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं कि आखिर ये स्पेड एक्स का मुद्दा क्या है। देखो आप लोग क्या डॉकिंग समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट अ डॉकिंग इज? देखो डॉकिंग का अर्थ क्या होता है? डॉकिंग, जैसे आप लोगों ने ना कई बार अपने शिप्स के केस में आपने डॉकिंग वर्ड सुना होगा, जैसे कि शिप ने डॉक कर दिया, वहां पर क्या हुआ, शिप अपने जो भी बंदरगाह है वहां पर पहुंच गई, ठीक है। तो जब भी क्या होता है ना, जब भी आपके जो लेट से 2 चीजें हैं, अगर वो 2 चीजें साथ में आकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाती हैं, उसको हम बोलते हैं डॉकिंग, ठीक है। अब यहां पर हम पता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर हम स्पेस के अंदर क्या कर रहे हैं, स्पेस के अंदर हम यहाँ पे डॉकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। समझे इस बात को? तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे जो इसरो है ना, वो यहाँ पर स्पेस डॉकिंग के माध्यम से क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 स्पेस क्राफ्ट है, एक है आपका SDX-01 और एक है आपका SDX-02। जो SDX-01 है उसको हम बोल रहे हैं क्या,
उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक चेजर, ठीक है, और SDX-02 है, इसको हम बोल रहे हैं टारगेट। अब होगा क्या, जो चेजर है ना वो टारगेट को एक तरह से चेस करेगा। पहले क्या होगा, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा 10 से 20 किलोमीटर का, फिर 10 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करते रहेंगे, कम करते रहेंगे, एंड धीरे धीरे क्या होगा, ये इसके बिल्कुल पास में जाता रहेगा, ठीक है। एंड धीरे धीरे जब ये पास में जाता रहेगा तो एक टाइम आएगा जब बिल्कुल उसके पास जाके वो उसके साथ जाके जुड़ ही जाएगा, एक तरह से पूरा उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट ही कर जाएगा। तो आप नोटिस कर पाओगे कि धीरे धीरे करके ना डिस्टेंस कम होता जा रहा है। पहले कुछ किलोमीटर्स में था, फिर हम इसको 225 मीटर तक लेकर आए। अब जब इससे नीचे जा रहे हैं ना हम, तो हमें इसको कनेक्ट करने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंट अपडेट यहाँ पर यही है कि इसरो ने ना अभी के लिए इस पर्टिकुलर मिशन को अबॉर्ट कर दिया है, क्योंकि जब 230 मीटर से हम 15 मीटर के डिस्टेंस तक जा रहे थे, जब बिल्कुल ऑलमोस्ट पास में आ रहे थे, तो उस समय थोड़ा सा इसमें कुछ इश्यूज आ गए हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हमने इस पर्टिकुलर मिशन को अबॉर्ट कर दिया है। बट एनीवे स्पेसडेक्स मिशन काफी न्यूज में है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसका फायदा क्या है, मुझे ये बताओ, अगर हम ऐसे कर भी लेंगे स्पेस के अंदर दो सैटेलाइट्स को या जो दो स्पेसक्राफ्ट को इकट्ठे कर भी देंगे, उससे फायदा क्या होगा। देखो आगे जाके ना हमें अपना भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसको बिल्ड करना है, तो उसके अंदर अगर हमें हैवी पेलोड्स की असेंबली करनी होगी तो वहां पे मदद करेगा। इसके अलावा हमारा गगनयान मिशन है, उसके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकता है। इसके अलावा अगर हमारा जो चंद्रयान 4 मिशन आएगा, ठीक है, जहां पर हम बात करेंगे कि जो मून से हम सैंपल्स लेके वापस धरती पे आएंगे, तो उसके अंदर डॉकिंग के माध्यम से हम बहुत ज्यादा चीजें हेल्प हो सकती है। अभी के लिए ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है ये USA, रशिया और चाइना, इन्हीं 3 देशों के पास है। तो अगर हम भी ये कर पाएंगे तो वी विल बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड इस चीज को करने वाले। तो ये है आपका स्पेसडेक्स, जिसको नाम क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। एंड इसके माध्यम से हम डॉकिंग की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने जैसा बताया 3 देश अभी तक यहाँ पे डॉकिंग कर चुके हैं। बाकी इसरो के अंदर जो 2 सैटेलाइट्स हैं उनका वेट क्या है, 400 केजीज का आपको वेट देखने को मिल जाएगा। एक है चेजर, एक है टारगेट, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बातें आपको स्पेसडेक्स के बारे में पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। दी यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन रहेगा विद रिगार्ड्स टू एनी बेसन जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विद रिगार्ड्स टू पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा विद रिगार्ड्स टू इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, जैसे पहला होमवर्क था लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम नोटिस करते हैं आर्टिकल 171, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो काउंसिल होती है ना, उनमें कम से कम इट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 40 मेंबर्स, एंड मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो उसकी होती है 1/3 असेंबली की स्ट्रेंथ है, इससे ज्यादा वो नहीं हो सकती, राइट। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, ये कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ, बिल्कुल गलत है। ये 1/3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, इसीलिए स्टेटमेंट 1 आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। मैंने आपको मिनिमम भी और मैक्सिमम भी यहाँ पे आपको बता दिया है। तो ये तो मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना, ये आपका संविधान के आर्टिकल 171 के अंदर लिखा हुआ है, बट एग्जैक्ट कितनी होंगी उसमें, कितनी यहाँ पे उसका क्या साइज होगा, ये एग्जैक्ट पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम मैक्सिमम बता दिया, पर एक्चुअल स्ट्रेंथ जो होगी वो पार्लियामेंट यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो पहला यहाँ पे इनकरेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि गवर्नर जो होते हैं स्टेट के वो नॉमिनेट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं ना, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वो अपने आप में खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि चेयरमैन कौन होना चाहिए। तो सेकंड भी गलत है, तो आप नोटिस कर पाओगे नीदर 1 नॉट 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा दूसरा मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो था आरबीआई के बारे में। यहाँ पर कह रहा है कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज को तो मैनेज करता है, बस स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, बिल्कुल गलत है। आरबीआई डेट मैनेजर है। क्या है आरबीआई? डेट मैनेजर। किसका डेट मैनेजर? सेंटर का भी स्टेट्स का भी, तो दोनों का करेगा, ठीक है। तो पहली बात गलत है। दूसरा कह रहे जो टी बिल्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, एंड कोई टी बिल्स आपका स्टेट गवर्नमेंट नहीं इशू करता, बिल्कुल ठीक बात है। ये बात हमें पता भी है, हमने इकोनॉमी के अंदर पढ़ा भी हुआ है। और जो टी बिल्स होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर लेट से कोई टी बिल 100 का है ना, तो जब ये आपका इशू होगा वो इससे कम में होगा, लेट से 95 के अंदर, ताकि आपने खरीदा इतने में टी बिल को, और जब लेट से 6 महीने बाद आपका टी बिल मैच्योर होगा तो आपको 100 रुपीज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोई कूपन वूपन नहीं मिलता, बट यहाँ पर जो टी बिल होता है वो इशू आपका डिस्काउंट के ऊपर होता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। एक मैंने और होमवर्क दिया था आपको न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में। न्यूमोकॉकल वैक्सीन वो वैक्सीन होती है जो कहीं ना कहीं हमें न्यूमोकॉकल इलनेस के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई हो गया, आपका बैक्टीरियम हो गया,
ईयर इन्फेक्शन हो गया, है ना, साइनस इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल यहाँ पे आपकी करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि अगर हमारे पास ये वैक्सीन अच्छे से काम करती हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी डिपेंडेंस अलग अलग जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे उनकी डिपेंडेंस कम कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और स्टेटमेंट कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि भाई इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल जीरो साइड इफेक्ट, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। देखो यार, थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। तो 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप बता सकते हो कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था पीएम किसान स्कीम के बारे में, तो डेफिनेटली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2019 के अंदर लॉन्च हुई थी, सो दिस इज करेक्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन की बात करें तो ये देखो आप, ये यूएन की स्पेशल एजेंसी नहीं है। इट इज अ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन बट नॉट अ स्पेशल एजेंसी, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। बाकी सीरिया की बात करें ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कि सीरिया का जो बॉर्डर है वो आपका इराक के साथ होता है, जॉर्डन के साथ भी होता है, इसराइल के साथ भी है, लेबनान के साथ भी है, बट इजिप्ट के साथ नहीं है। इजिप्ट की जगह बल्कि इसका बॉर्डर होता है टर्की के साथ टच होता है, इसलिए स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।